Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 फरवरी 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और जाकर इस चैनल को ज्वाइन करना है। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता तो एक बहुत ही आसान तरीका, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक आप लोग को गिवन है, उस लिंक को आप क्लिक कर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, आप लोग डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे आपको डिजिटल नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आप बिंदास तरीके से सारी चीज़ों का मज़ा उठा सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपने लेक्चर को हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। दूसरी चीज़, इसके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से मैप के अंदर देखना है। उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ इस वीडियो में जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आता है हमारे चैनल पर, ये एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कवर करे जाते हैं, मेन से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर एडिटोरियल का कंप्लीट एक्सप्लेन्ड एनालिसिस आप लोगों को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा न्यूज़पेपर आज का एनालिसिस होने वाला है, यहाँ पर बजट का डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कल थी तारीख 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को आ चुका है बजट। तो काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं बजट के बारे में बताए गए हैं कि भाई टैक्सेस में क्या हाल है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो ये बजट का वीडियो है मैं एक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा बजट को एनालाइज किया है। उसके अंदर बजट का पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो पूरा वीडियो मैंने बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बजट वीडियो लिंक के नाम से उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें बजट का मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग किस तरीके से खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छा वीडियो बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हो। नाउ यहाँ पर भी मैं आपको एक हाईलाइट देने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अभी आगे बने रहिएगा, क्योंकि इसको हम एंड में कवर करेंगे। ये सब बजट के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ बजट के लिए कवर करे गए, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है। तो इसको मैं आपको अभी एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा अभी बाद में, ठीक है। उससे पहले हम लोग चलते हैं आगे, पहले आ जाते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 12 के ऊपर। यहाँ पे जो न्यूज़ हैं छोटी मोटी उनको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस लेंगे एक बजट का भी। नाउ यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, इसके अंदर भी बजट के बारे में बताया गया कि बजट ने जो है बजट के अंदर रेलवेज के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च करा जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर, रेलवे के ऊपर। तो बजट में द्वारा यहाँ पे एलोकेशन कर दिया गया है 1.1 लाख करोड़ का। तो अगर हम बात करें, कुछ खास इंक्रीमेंट, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है अगर हम पहले से ज़्यादा देखें तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना हम लोग एस्टिमेशन दे रहे हैं और यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, रेलवे सेक्टर में। नाउ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप होने वाली हैं रेलवे सेक्टर में, इतना पैसा कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जून 2022 तक। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स क्या होते हैं। फ्राइट कॉरिडोर से आप समझ जाना, यानी कि ऐसे कॉरिडोर्स बनाना जहाँ पर वही सामान, वही व्हीकल चल सके जिसमें कि सामान डाला जाता है। यानी कि जैसे कि अभी अगर हम बात करें रेलवेज में, तो ऐसी मालगाड़ी होती है, ठीक है, मालगाड़ी होती है जैसे हम लोग गुड्स ट्रेन बोलते हैं, तो उसके अंदर माल भर दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो अगर जैसे वो जनरल रूट से निकलता है तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, ठीक है। तो डेस्टिनेशन तक वो काफ़ी टाइम बाद पहुंचता है अपने, क्योंकि सारी गाड़ी को पास कर दिया जाता है उसको रोक रोक कर। तो उसके लिए एक फ्राइट कॉरिडोर बना दिया गया है, ठीक है, उसके लिए एक फ्राइट कॉरिडोर बना दिया जाता है मालगाड़ी के लिए, कि भाई इस जो ये पर्टिकुलर रेलवे लाइन है ना, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी और कोई सी ट्रेन नहीं चलेगी। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, यहाँ से आप लोग गुड्स को लोड करोगे और तुरंत ही जो है ये गुड्स को यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ से छोड़ दोगे, और उसके बाद जो है वो जाकर अपने डेस्टिनेशन पर ही रुकेगा और वहाँ पे अनलोड कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से फ्राइट कॉरिडोर काम में आता है ना। उसके बाद अगर हम देखें
तो बहुत सारी हम लोग फ्राइट कॉरिडोर्स कहाँ से कहाँ तक बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे सोनागर और गोमो सेक्शन में बनेगा, ठीक है, गोमो और दनकुनी पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर फ्राइट कॉरिडोर्स होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होने वाला है जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक कनेक्ट करेगा। देन उसके बाद ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के बाद और भी जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा जो कि होने वाला है भूसावल से खड़गपुर तक, ठीक है, तो दंकुनाई। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गॉजेस होंगे, यानी कि जो पूरे के पूरे जो लाइंस हैं वहाँ पे पूरी की पूरी हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में कन्वर्ट कर देंगे। सारी की सारी जो बिजली वाली ट्रेन हो जाएंगी। ये 2023 तक हम लोगों का ये भी टारगेट है कि इस चीज़ में भी हम लोग आगे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था एक पर्टिकुलर आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया वो इसके बारे में, बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसा पिक्चर आज का हमारा थंबनेल भी आप लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट वो पिक्चर यहीं से लिया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने ही बजट को पेशकश किया है। नाउ ये जो पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट जो है आपकी बार पेपरलेस था। यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं था, एक टैबलेट के द्वारा इन्होंने पढ़ा है इस पूरे के पूरे बजट को। और आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने भी ऑनलाइन जो है इसकी पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर पीडीएफ मैं कल ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर चुका हूँ। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ये पीडीएफ को पेड कर दिया गया है, ठीक है, कल में। नाउ ये पीडीएफ क्योंकि बहुत पॉपुलर होने वाला है आने वाले टाइम में, तो ये सब मैंने फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम पर आप जाकर जो है जॉइन वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन, तो इन्होंने स्टार्ट किया था एक नया ट्रेडिशन। जब वो बजट स्पीच लेकर जाती थी पार्लियामेंट में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, एक इन्होंने नया आप कह सकते हो चीज़ स्टार्ट करी थी। वो क्या था, लेजर बुक के अंदर रख के जाती थी, बही खाता का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये आप यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, इनके हाथ में एक बही खाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये बही खाता है। तो बही खाता का इस्तेमाल करती थी ये पहले, और इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता था, और इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाउ इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ब्रीफ केस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया गया था। और ब्रीफ केस का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लेकर आए थे, यूएसए से ब्रीफ केस का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश से लेकर आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग पेपरलेस पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अब की बार हमने बजट पूरा का पूरा पेपरलेस वर्क किया है। और साथ ही साथ जो इन्होंने अपनी आप कह सकते हो पूरी की पूरी बजट की स्पीच पढ़ी है वो टैबलेट से स्पीच पढ़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपरलेस बजट हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखना क्योंकि ये पहली बार हुआ है ऐसा काम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पे आप लोग पहला आर्टिकल देख पाओगे पेज नंबर 13 का। वो यहाँ पे फार्मर्स जो है कह रहे हैं कि हम लोग भाई पूरा का पूरा हाईवे को ब्लॉक कर देंगे अगर इन फार्म लॉस को आपने पूरा बैक नहीं लिया था, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे फार्म प्रोटेस्ट चल ही रहा है, फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि सेंटर के द्वारा 3 फार्म लॉस को पास किया गया था। और यहाँ पे जो फार्मर्स प्रदर्शन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार से जो आपने तीनों फार्म लॉस को पास किया है उसको विड्रॉ कर लो, उसको रिपील कर लो। तो भाई जो मंडे को अनाउंस कर दिया गया है फार्मर लीडर्स के द्वारा कि भाई ये लोग पूरा का पूरा नेशन और जो स्टेट पे हाईवेज पड़ते हैं, नेशन हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उनको ब्लॉक करेंगे पूरी तरह से। और ये फरवरी 6 को करने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ पर इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब यहाँ पर होने वाला है। नाउ थोड़ा सा हम लोगों की सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिख सकती है अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो। नाउ यहाँ पर देखो बहुत सारे आप कह सकते हो जो हमारी गवर्नमेंट, अभी कल बजट आया है ना, तो बजट आने के दौरान जो है गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्यूज़ करा गया। बोला गया कि भाई पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म करने में लगे पड़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा गया है बजट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बोला गया, जो स्वराज इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट है योगेंद्र यादव, इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ भी एलोकेट नहीं किया एफसीआई को। इसका मतलब आने वाले टाइम में ये हो सकता है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसको ये शट डाउन कर देंगे, इसके ऊपर इनकी चाल हो सकती है, ठीक है, सरकार की। तो यहाँ पे अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा तो सारा का सारा एग्रीकल्चर का काम ठप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका ये कहना था। उसके बाद यहाँ पे बोला कि भाई जो बजट ने प्रूव कर दिया है कि जो फार्म आप कह सकते हो, जो भी बजट ने बिल्कुल पूरी तरह से प्रूव किया है कि भाई जो एग्रीकल्चर है, अगर यहाँ पे ये बिल विड्रॉ नहीं होंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तो इस बिल को विड्रॉ करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ आर्टिकल के अंदर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट आर्टिकल देख पाओगे, इसके अंदर बताया गया ट्विटर को लेकर। तो यहाँ काफ़ी सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा अभी जो है 26 जनवरी पर, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला हम लोगों को। उसी के दौरान जो है काफ़ी सारे लोगों ने अपने पोस्ट वगैरह कर दिए थे, ठीक है।
काफ़ी सारी पोस्टिंग वगैरह करी थी इस मैसेजेस वगैरह, और ये किस चीज़ से रिलेटेड, फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड। तो सभी लोगों के, जो काफ़ी हद तक लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। नाउ काफ़ी सारे अकाउंट्स रीस्टोर कर दिए हैं कल शाम को, तो उसी वजह से आर्टिकल दिया गया है कि जो अकाउंट्स को ब्लॉक करा गया था 26 जनवरी पर, उन अकाउंट्स को काफ़ी हद तक रिस्टोर कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके दौरान कहा गया था, जब यहाँ पर ये बवाल हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला ट्विटर से, भाई इन लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दो, वरना यहाँ पर ये चीज़ें और भी बुरी तरह से चलती रहेगी और भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलता रहेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल। नाउ यहाँ पे पेज नंबर 19 पे आप देखोगे दुनियादारी में क्या चल रहा है वर्ल्ड सेक्शन में, तो म्यांमार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो म्यांमार में आप लोग यहाँ पे देखोगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो वहाँ पर कंट्रोल लेना चाहती है, क्योंकि आप लोग देख पाओगे कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के अंदर जीत चुकी हैं ऑन्ग सन सुई की, ठीक है। ऑन्ग सन सू की यहाँ पर जीत चुकी हैं और काफ़ी हद तक वोट से जीती हैं, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा ये कहना है कि ये जो इलेक्शन है इसके अंदर फ्रॉड हुआ है, कुछ चीज़ें इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर देखने को मिली हैं, और इरेगुलरिटीज़ के दौरान जो है, ये जो आप कह सकते हो कि मिलिट्री जो है इस चीज़ के अंदर उतरेगी, ठीक है। मिलिट्री जो है इसके ऊपर तख्ता पलटा करने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसी वजह से म्यांमार न्यूज़ के अंदर है। ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए था, वो मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया कि म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, मिलिट्री अपने हाथ में चीज़ें कंट्रोल करना चाह रही है। ओके, तो ये था हमारे कुछ आर्टिकल्स। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पेज नंबर 20 स्पोर्ट्स पेज है। स्पोर्ट्स हम लोग आर्टिकल डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि डिस्कस करने लायक है, वो यहाँ पर ये बताया गया बजट से रिलेटेड। भाई स्पोर्ट्स के अंदर क्या बजट दिया है, बजट के अंदर कुछ बताया गया है कि हाँ स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो जो भी एलोकेशन है वो कम है अब की बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अब की बार हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया है, काफ़ी कुछ हम डेवलप कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, तो हमने स्पोर्ट्स के ऊपर अब की बार कम ध्यान दिया है। और लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कितना 230 करोड़ रुपए यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स में दे रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर अब की बार बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है इसके अंदर। नाउ चलते हैं हम लोग अपने वापस बजट एनालिसिस के ऊपर। नाउ यहाँ पे बजट को हर एक पेज पर एक पर्टिकुलर सेक्टर को एनालाइज किया, यानी कि आज का जो न्यूज़पेपर का पीडीएफ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से बजट समझना है ना, तो एक पीडीएफ मैं कल रात सेंड कर चुका हूँ, उसको देख लेना। दूसरा पीडीएफ आप इस न्यूज़पेपर का देख लेना। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं कल ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आधे घंटे से भी ज़्यादा का 35-40 मिनट का वो वीडियो है, आप उसको जाकर देख लेना। बजट के ऊपर मैं कंप्लीट एनालाइज कर चुका हूँ, टैक्स में क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो बजट कल आया है उसके अंदर टैक्सेस में लेकर क्या बात करी गई है, तो टैक्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। टैक्स जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल कोई यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। और हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई टैक्स के अंदर थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिलेगा, टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है फाइनली। तो काफ़ी अच्छी बात है ये लोगों के लिए कि टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनको भी काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पहली बार टैक्स नहीं बढ़ा, तो एक तरफ वो बेनिफिट हो गया। इसी वजह से कल जो है मार्केट काफ़ी अप हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो सेंसेक्स और जो है निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अप चले गए थे, ठीक है। अच्छा मार्केट चल रहा था कल ना। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करा गया, देखो बहुत सारे मार्केट लॉज हैं, ठीक है। मार्केट लॉज यानी कि जो भी मार्केट की सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, सेबी एक्ट है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992 है। उसके बाद डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है हमारे पास, और उसके बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है 1956। देन उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2017। ये हमारे कुछ मार्केट के एक्ट हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। नाउ अब इन मार्केट के एक्ट को सबको इकट्ठा करके हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट कोड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करने वाले हैं इस बजट के अंदर, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाएंगे इन सबको कंबाइन करके, यानी कि ये सारी झंझटें अलग हो जाएंगी और सिर्फ एक मार्केट कोड रहने वाला है जो कि सिचुएशंस को हैंडल करेगा। इससे क्या होगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यानी कि पहले इतने सारे एक्ट्स हुआ करते थे यार, यहाँ पे झमेला, यहाँ पे झमेला। अब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हो जाएगा कि मतलब आप इजीली जो है बिजनेस को अपने मूव कर सकते हो, और काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी हटाए गए हैं ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये सेंसेक्स के बारे में बताया गया। जो सेंसेक्स है कल आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। वो क्यों बढ़ता हुआ नजर आया? क्योंकि भाई लोगों ने देखा खूब पैसा लग रहा है दबाकर। जैसे ही बजट आया, बजट के अंदर बताया गया भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, हेल्थ केयर के ऊपर बहुत पैसा स्पेंड हो रहा है, ठीक है।
तो भाई जो टैक्सेस हैं वो भी नहीं बढ़ाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार्केट जो है कल अप खड़ा होता चला गया और मार्केट काफ़ी हद तक अप पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन है ऐसी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बढ़ा रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमी सेक्टर के अंदर क्या काम करा जा रहा है, तो इकोनॉमी सेक्टर के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा फार्मर्स का। दूसरी बात अगर हम बात करें जो भी डिस्कॉम्स हैं, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हमारे, उनके लिए क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो 3 लाख करोड़ रुपीस का प्लान कर रहा है ताकि जो डिस्कॉम्स हैं उनको पूरी तरह से रिवाइव करा जाए, ठीक है। क्योंकि अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो पावर को जो पावर सप्लाई है वो अच्छी तरीके से करी जाए, यानी कि जो फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवा सकें अच्छी तरीके से, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकोगे हम लोगों ने क्या करा है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर आए हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि जो भी पुराने व्हीकल्स हैं, यानी कि अगर कोई पर्सनल व्हीकल है जैसे कि बाइक, स्कूटर, कार हो गया, तो ये अगर 20 साल पुराना हो जाता है तो भाई इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे, ग्रीन टैक्स वगैरह, और आपको इसको हटाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचा सकें, क्योंकि जितना व्हीकल पुराना होता जाएगा उतना वो पोल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो भी ट्रक होते हैं, डीसीएम्स होते हैं, ट्रक में अगर वो ट्रक जो है अगर 15 साल पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी और उनको भी स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा और उन व्हीकल्स को हटाकर एक नए व्हीकल्स के अंदर बदला जाएगा ताकि जो हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकें, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड और भी चीज़ें बताई गई, वो क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट के यहाँ पर उम्मीद कर रही है कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट बोले तो यहाँ पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, यानी कि कमाई तो भाई कम है, कमाई तो हम अठन्नी कर रहे हैं, खर्च हम 1 रुपया कर रहे हैं, यानी कि अपना घाटे में चल रहा है पूरा मामला, ठीक है। तो वो है फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट यहाँ पर यही उम्मीद कर रही है जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ा सा गिरेगा फाइनेंशियल ईयर 26 तक, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पर अगर हम देखें तो सारी चीज़ें इंप्रूव करी हैं हमने। बजट का आप कह सकते हो, बजट का जो एस्टिमेशन है उसको इंप्रूव करा है, बजट का जो अमाउंट है उसको भी इंप्रूव करा है, उसको भी इंक्रीज करा है, लेकिन साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ चुका है, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, ठीक है, उसको हमें कम करना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर हम बात करें हाईवेज जो हो गए, हाईवे मिनिस्ट्री को भी पैसा दिया जा रहा है, कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी अमाउंट है 1,18,000 करोड़ के आसपास जो है ये अमाउंट दिया जा रहा है किसको, ये दिया जा रहा है हाईवेज़ को, ठीक है। जो भी आपने हाईवेज़ होंगे और छोटी मोटी रोड्स होंगी तो उन सबको डेवलप करने के लिए ना। उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर और थोड़ा सा काम करा जा रहा है। अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर के ऊपर, तो डिफेंस सेक्टर ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकते थे, लेकिन हमने काफ़ी थोड़ा बहुत कम ही पॉइंट से इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, थोड़ा बहुत कम ही जो है अमाउंट को इंक्रीज़ करा गया है ना। उसके बाद एक चीज़ ये अच्छी हो सकती है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी एसी होंगे, ठीक है, एसीज होंगे, मोबाइल फ़ोन होंगे, ये सब महंगे हो सकते हैं और साथ ही साथ जो सोना चांदी है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो एसी, मोबाइल फ़ोन्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं इन पे हम लोग कस्टम ड्यूटीज़ लगा देंगे, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा देंगे जिसकी वजह से इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। नाउ गोल्ड और सिल्वर हैं उनके ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ पर जो गोल्ड सिल्वर है वो थोड़े से सस्ते होते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम किया गया है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि एपीएमसी को अलाउ करा गया है, ठीक है। या एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे आप देखोगे 1.5 टाइम्स कर दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका 1.5 टाइम्स कर दिया गया है कि भाई आप लोगों को ये एमएसपी मिल जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा, लेकिन फार्मर्स इसमें अभी भी खुश नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आएंगे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो देखेंगे भाई हेल्थ में हमने कितना खर्चा किया है। तो सबसे ज़्यादा जो बजट का खर्चा करा जाए आपकी बार वो हेल्थ के अंदर करा जा रहा है। 137% से हम लोग बढ़ोतरी देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने खर्चे को बढ़ा दिया इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें 50,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को दे रहे हैं, जो कि रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करता है, नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्चिंग करी जाती है। लेकिन एक गलत बात ये हो रही है यहाँ पर कि जो वेमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा है इस बजट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात ये भी है कि जो वाटर सप्लाई है, स्वच्छ भारत 2.0 मिशन है, इसको हम ला रहे हैं अर्बन एरियाज़ के लिए, ताकि हम लोग जो है घरों घरों में वाटर टैप कनेक्शन दे सकें। उसके लिए भी काफ़ी हद तक पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है।
कि वाटर कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। नाउ सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया को हम लोग भूल चुके हैं पूरी तरह से। हमने अर्बन इंडिया को कवर किया है, शहरों में किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। अगर बात करें रूरल इंडिया की, तो रूरल इंडिया इस बजट की स्पीच के अंदर मिसिंग था। हम लोगों ने रूरल इंडिया के बारे में कम बातचीत होते हुए देखा है। हालांकि बात करें जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे काम करा गया है। गिग वर्कर्स कैसे हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय होते हैं, पिज़्ज़ा वाले हो गए, और भी बहुत सारे जो जॉब्स करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में रुक कर नहीं करते, अलग अलग जगह घूम घूम कर जो जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो कर रही है एक पोर्टल बना देंगे। एक पोर्टल इस तरीके से बना देंगे जहां पर आपको गिग वर्कर्स जितने भी हैं वो आराम से देख सकेंगे कहाँ कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। गिग वर्कर्स को जॉब्स के लिए वहाँ पे डेटा दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर, ओके। उसके साथ जो है नई नई बसेस के ऊपर काम करा जाएगा, पब्लिक बसेस के ऊपर ये नई स्कीम लाई जा रही है। साथ ही साथ मेट्रो रेल के नेटवर्क्स को बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो रेल को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो ओपन होगी लद्दाख के अंदर। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी ओपन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बजट का पूरा आप कह सकते हो एनालिसिस, आप शॉर्ट रिव्यू कह सकते हो। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया है। नाउ चलते हैं आज के एडिटोरियल्स के ऊपर। नाउ तो देखेंगे पेज नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज एडिटोरियल। और आप लोगों को मालूम है हम लोग एक दिन पीछे के एडिटोरियल्स को कवर करते हैं, जैसे कि मंडे के एडिटोरियल्स हैं। तो जो आज के ट्यूसडे के एडिटोरियल्स होंगे उनको हम कल कवर करेंगे, वेडनेसडे के होंगे उनको हम परसों कवर करेंगे, लेकिन हम कवर डेली करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एडिटोरियल्स को स्किप कर दें। उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल जाता है। सुबह 6 बजे आप लोगों को, सुबह 6:30 बजे तक आसपास आप लोगों को जो है एक ऐसा वीडियो द हिंदू का मिलता है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली एनालाइज हो, जिसके अंदर कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हों, ठीक है। बहुत सारे एनालिसिस अपलोड होते हैं जहां पर प्रीलिम्स के लिए कवर कर लिया जाता है, छोटे छोटे आर्टिकल्स को कवर कर लिया जाता है और बाकी सारे आर्टिकल्स को स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपको कंप्लीट एडिटोरियल और प्लस प्रीलिम सेक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो जो कल के एडिटोरियल्स थे, आज के खैर जो एडिटोरियल्स हैं मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, सारे बजट के ऊपर हैं, ठीक है। जितने भी 5-6 एडिटोरियल हैं सब बजट के ऊपर है, लेकिन ये जो कल वाले एडिटोरियल्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, वो यहाँ पर जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम है हमने हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे भी अभी रिलीज़ किया है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम बजट को रिलीज़ कर पाएँ। नाउ अगर हम बात करें तो इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सरकार ने अपने ही सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी कर रहा है अपने आप को, यानी कि अपने खुद की बड़ाई खुद ही कर रही है सरकार, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखें कि भाई यहाँ पे हम लोग इंप्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे हमने अच्छा किया है, इस सेक्टर के अंदर तो बहुत ही बढ़िया किया है। इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी मिल जाएगा, जाकर आप उसे भी देख सकते हो। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 2020 और 21 का, भाई इसने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स के ऊपर चर्चा करी है। 700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, ओफो 700 पेज का है, जिसमें से हम लोग एनालाइज कर चुके हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ना अगर हम बात करें तो उसके अंदर बताया गया इंडिया ने कितनी अच्छी तरीके से काम किया है, इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया है चीज़ों को। इंडिया के अंदर जो है सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं आया, मतलब कि कोविड-19 के दो रूप देखने को मिल गए हर एक कंट्री में। तो लेकिन इंडिया तो अच्छी तरीके से टैकल कर पाया है कोविड-19 को। उसके बाद अगर हम बात करें जो क्राइसिस चल रहे थे कोविड-19 के, उसके चलते तहत भी यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्डअप किया है, ये सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही सारी चीज़ें। और उसके बाद फोरकास्ट ये करा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये बोला जा रहा है जो आने वाले टाइम पे हमारी रिकवरी होने वाली है वो वी शेप में होगी। वी शेप में यानी कि देखो कोई भी यहाँ पर, मतलब इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके से डाउन जा रहा है, अब डाउन होने के बाद तेजी से रिकवरी देख सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम में इंडिया की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें ये बताई गई हैं कि जो हम लोग जॉब्स हैं उसको, जॉब्स के बारे में तो बात ही नहीं करी गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है कि भाई जॉब्स के बारे में तो बात ही नहीं करी गई है। जॉब्स जो गायब हुई हैं यहाँ पे, जॉब्स खत्म हुई हैं कोविड-19 की वजह से, उनका जिक्र नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुणगान गाए गए हैं। और जितने भी यहाँ पे अपने फ़ायदे वो सॉरी अपने जितने भी इन्होंने आप कह सकते हो कुछ हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करा गया है। जितना भी सब पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे इसके, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करा गया है, ठीक है। अगर हम हालांकि बात करें तो रिचर और पुअर सेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली है। काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊंचा नीचा हो चुका है। रिचर सेक्शन जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं कोविड-19 के चलते तहत। तो ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करी गई हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें बताई गई हैं, ओके। ना उसके बाद जो सेकेंड एडिटोरियल है वो क्या बोलता है, इनस्टेबिलिटी इन इटली। इटली के अंदर अभी आप लोग इलेक्शन देखने को मिलेगा, एक स्नैप इलेक्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है स्नैप इलेक्शन का, ठीक है। तो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है गुइसेपे कॉन्टे। तो यहाँ पर इनका क्या आप चाल देख सकते हो कि भाई क्या करता है। जो स्नैप इलेक्शन ये होते हैं
मान लो ये यहाँ पे आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो अगले साल खत्म हो जाएगा, तो अगले साल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इस साल क्या करेंगे, इस साल ही इलेक्शन करवा देंगे। स्नैप इलेक्शन में यही होता है कि इस साल ही जो भी पार्लियामेंट वगैरह जो भी उसको डिसॉल्व कर कर इस बार ही इलेक्शन हो जाए, ताकि इस बार फिर ये जीत जाएं, और जो अगले साल टेन्योर है उसको तो कवर करेंगे, साथ में 2 साल और कवर करेंगे, यानी आने वाले टाइम में आगे लंबे समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों की चाल होती है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो चाल थी इनका थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी देखने को मिला है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वहाँ पर, ठीक है, तो ये बताया गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पाओगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। बताया गया कि भाई जो महात्मा गांधी जी हैं इनका काफ़ी सारी आइडियोलॉजी थी, इनके जो आइडियाज़ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पर पॉसिबल भी हैं। अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे तो उन आइडियोलॉजीज़ को लगाओगे तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं आगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पाओगे जो महात्मा गांधी जी की डेथ हुई है 30 जनवरी को, उसी वजह से आर्टिकल आया है, 30 जनवरी को जो डेथ हो गई थी महात्मा गांधी जी की, तो उसके बारे में बताया गया। नाउ अगर हम बात करें, इनका आप कह सकते हो आइडियोलॉजी बहुत ही पसंद आती है सभी लोगों को। इनकी क्या सोच थी, बहुत ही गजब सोच थी। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने हमेशा जो है पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा है, जिनकी इनकी सोच हमेशा काम करती थी कि भाई वर्ल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए कितनी चीज़ें हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी का एक मेन मकसद था एम्पावरमेंट ऑफ द अदर, यानी दूसरे लोगों का विकास हो, दूसरे लोगों को पावर दी जाए, यानी कि जो भी नीचे के लोग हों, जितने भी नीचे लोअर आप कह सकते हो लोअर कैटेगरीज में जो भी लोग आते हो, उनको यहाँ पे हम लोग एम्पावर करें, ठीक है, उनको हम लोग इस तरीके से पावर दें कि वो लोग अपना जो है हक पूरा ले सकें, जितने भी अपर कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी सोच थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे ओपिनियंस यहाँ पे गांधी जी के बताए गए हैं, जैसे कि एम्पावरमेंट करना, जो भी जेंडर बेस्ड, रेस, क्लास, क्रीड, जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जो भी लोअर जेंडर, लोअर रेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोअर कास्ट, इन सबको पावर देना कि भाई ये लोग आगे बढ़ सकें, और इनको एक राइट टू स्पीक का देना कि भाई आपके पास बोलने का पूरा पूरा हक है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एक्ट डिफरेंटली, तो आप पूरी तरह से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकोगे इनके द्वारा बोला गया कि भाई ब्रदरहुड को अपनाया जाए, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग ब्रदरहुड को ही देखते हैं यहाँ पर, अगर इनके द्वारा बोलें तो चीज़ें ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकोगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एम्पावरमेंट है दूसरे लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे लोगों को पावर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, तो एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर यही चीज़ आगे बढ़ा सकती है किसी भी देश को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो वायलेंस है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्टेप उठाया जाए, ठीक है। जो हिंसा है वो ना हो किसी कंट्री के अंदर, नॉन वायलेंस की तरफ आगे बढ़ें। आप लोगों को मालूम होगा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो एक गाल दूसरा गाल और आगे कर दो, तो नॉन वायलेंस की तरफ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो गांधी जी के आइडिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हैं, इज़ feasible ओनली इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी वेयर पीपल हैव द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं ना। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर बताया गया हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो भाई एक हेल्थ केयर, एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बात तो कोविड-19 ने खुद बता दी है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इंडिया ने गोल सेट किया था, तो उस चीज़ों को गोल अचीव, इंडिया को गोल सेट करना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें, इंडिया पहले भी काफ़ी गोल सेट कर चुका है और उसमें फेल हो चुका है। इंडिया ना फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट गोल्स था, जिसे हम लोग बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके लिए इंडिया फेल हो चुका है कि इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्यों? नॉर्थन स्टेट्स की वजह से। बेसिकली आर्टिकल के अंदर ये बोला जा रहा है जो नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ पे हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक है, वहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों को इंप्रूव करने की। हालांकि जो साउथ सदर्न सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, सदर्न स्टेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी चल रही हैं वहाँ पर कब इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। यहाँ पे आप देख सकोगे कि भाई ये ज़रूरी है कोई हेल्थ के ऊपर काम कर सकें। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखोगे जो स्टेट्स हैं वो चर्चा करते हैं काउ प्रोटेक्शन के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर, ये ज़्यादा मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा है भाई आप लोग अपना क्या करो, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई, जो ज़्यादा मनी है वो आप लोगों को रिजल्ट नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ें क्लियर फोकस और आप बेटर गवर्नेंस करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा मनी है तो उससे काम नहीं होने वाला। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हो गए और जो स्टेट्स गवर्नमेंट हो गई, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इन सबको आगे चलना पड़ेगा, इन सबको जो है जो हेल्थ केयर है उसको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो मिनिस्ट्री है उसको इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों की हेल्थ के ऊपर जो है काम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे वॉल्यूम्स लिख दिए जाते हैं,
भर भर के वॉल्यूम्स, भर भर के आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए स्टेट्स को, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है उन चीज़ों को लागू कर कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो बताया गया स्टेट्स है, तो स्टेट्स और मैंने जैसा बताया स्टेट्स और गवर्नमेंट दो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं और दो ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम होगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है तमिलनाडु का, तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को रिस्टोर किया है, तमिलनाडु काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, तो हम तमिलनाडु से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया भाई आप लोग ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प नहीं करेंगी। अगर आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली। जब तक लोग की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हेल्थ के ऊपर जैसे ही आप काम करोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र आने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है भाई जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, तो आज के टाइम पे वो मज़े ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें और भी करना है आगे। लेकिन उसी तरीके से हम लोगों को नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये था कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एडिटोरियल है यहाँ पर, ये बताया गया डैम्स के बारे में। डैम्स क्या होते हैं, जो बांध होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया कि जो बांध है आज के टाइम पे वो काफ़ी ज़माने हो चुके हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ठीक है, बूढ़े हो चुके हैं, तो इनकी उम्र निकलती जा रही है और ये खतरा बन सकते हैं, फार्मर की इनकम के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी बात फ्लड बढ़ सकता है, वाटर सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं तो कभी भी टूट सकते हैं, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो आप देख सकोगे जो डैम्स और रेजर्वॉयर्स हैं ये आज के टाइम पर पुराने हो चुके हैं। इनके बारे में बताया गया कि जो इनकी एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कई कई जो हमारे डैम्स है वो 100 साल पुराने हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे जो इंडिया की रैंक है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया ऐसा थर्ड कंट्री है जहां पर 5200 लार्ज बड़े बड़े डैम्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से 1100 जो डैम है वो तो ऑलरेडी 50 साल तक हो चुके हैं, यानी 50 साल पुराने 1100 डैम्स हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कुछ तो इतने हैं, कुछ तो 120 साल पुराने डैम्स हैं, कुछ 120 साल पुराने बांध हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ डैम्स ऐसे हैं आने वाले टाइम में जो 4400 डैम्स बचे कुछ हैं वो 2050 तक वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, ठीक है, कम से कम ये भी 50 साल पुराने हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों को स्टेप उठाना पड़ेगा इन डैम्स को वापस से रिकवर करने के लिए, इन डैम्स को जो है रोबस्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। नाउ अगर हम बात करें कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में बात हो रही है, इसको बिल्टअप करा गया था 1931 में, आज उसे 90 साल हो चुके हैं। ऐसे ही एक मेतुर डैम है जिसको कंस्ट्रक्ट करा गया था 1934 में, आज उसे 87 साल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों ही कावेरी रिवर की बेसिन के ऊपर बनाए गए हैं, तो कितने पुराने हो चुके हैं, ये कभी भी टूट सकते हैं। तो इनके ऊपर आज तक इतना स्टेप उठाया नहीं गया है, तो इनके ऊपर हमें स्टेप्स उठाने पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुंच सकता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। खासकर बात करें यहाँ पर कि इतने पुराने हो चुके हैं, इनके अंदर मिट्टी भर चुकी है, मिट्टी जम चुकी है। जो पहले कैपेसिटी होती थी वाटर को आप कह सकते हो कि वाटर की जो आप कह सकते हो जो डैम का काम होता है, तो पहले जो कैपेसिटी होती थी वो आज के टाइम पर इतनी कैपेसिटी है नहीं इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर इसके अंदर कैपेसिटी है नहीं तो फिर क्या होगा, जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी उससे, यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह हम नहीं उगा पाएंगे क्योंकि पानी की कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। पानी कम छोड़ेगा फिर डैम, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है, तो पानी कम छोड़ेगा तो उससे क्या होगा, फसल वगैरह कम उगेगी, फसल कम उगेगी, फार्मर की इनकम जो है कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो फार्मर बहुत सारा लोन्स वगैरह ले लेता है, तो उनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है अगर हम इन चीज़ों को लेकर स्टेप नहीं उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग साथ में मिलकर काम करें और इनके लिए कोई सॉल्यूशन निकालें जो भी डैम्स पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एडिटोरियल्स कल के। नाउ आज के एडिटोरियल्स के लिए वेट करना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आप लोग रीड करके देख सकते हो, पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक लिंक है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।